गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में स्वागत है। मैं उदय शंकर और आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखेंगे। ये जो फैक्ट हैं, जिस चीज के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, ये पिछले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और इनके आगे पूछे जाने की बहुत अच्छी खासी संभावना है। एक ही तरह के सवाल बार बार पूछे जाते हैं। बहुत सारे सवाल रिपीटेटिव नेचर के होते हैं। ऐसा नहीं कि हर सवाल आपको नया ही मिलने वाला है। अगर आप जीएस पेपर को देखेंगे तो ज्यादातर सवाल कुछ सवाल को छोड़ करके रिपीटेटिव नेचर के होते हैं, यानी कि यदि उनको अगर पिछले एग्जाम्स के अगर क्वेश्चंस में देखेंगे तो वो हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट से। ये फैक्ट आपको तरह तरह के टॉपिक से लिए गए हैं। तो फैक्ट नंबर 1, चलिए देखिए, रोग फैलने के कई कारण हो सकते हैं। दूषित जल और भोजन से भी कई रोग फैलते हैं। तो जो प्रमुख रोग हैं जो कि दूषित जल और भोजन से फैलते हैं, उसमें 4 जो डिजीज है ना वो मेन है। चलिए, तो दूषित जल और भोजन से फैलने वाले, दूषित जल एवं भोजन से फैलने वाले, ठीक है ना। चलिए, कौन कौन से रोग है भाई? तो 4 जो रोग है ना वो इंपॉर्टेंट है। एक आपका है टाइफाइड, दूसरा है आपका डायरिया, दूसरा है आपका डायरिया, तीसरा है आपका कॉलरा जिसको आप हैजा भी कहते हैं, और चौथा है पेचिस। तो ये जो 4 डिजीज हैं इनका जो प्रसार होता है, ठीक है ना, ये जो 4 डिजीज है इनका प्रसार होता है दूषित जल और भोजन से। चलिए, अब हमारा जो सेकंड बात है, शरीर में पोलियो वायरस कैसे प्रवेश करता है। पोलियो वायरस का शरीर में प्रवेश करने का माध्यम क्या है? तो इसका भी माध्यम जो है वो दूषित जल और भोजन है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात, पोलियो वायरस शरीर में प्रवेश करता है किस माध्यम से, ठीक है ना, इसका माध्यम क्या है? तो पोलियो वायरस जो शरीर में प्रवेश करता है इसका भी कारण है दूषित जल और भोजन। इसका भी जो कारण है वो दूषित जल एवं भोजन। चलिए, हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट डिजीज के बारे में। देखिए, एक बीमारी है वो मेंटल डिसऑर्डर है ना, मस्तिष्क की बीमारी है और उसका नाम है सेरिब्रल पाल्सी। जहां सेरी लगा तो उसका मतलब मस्तिष्क से ही है। तो सेरिब्रल पाल्सी एक मानसिक विकार है जो कि होता है किस में? युवा में, वृद्ध लोगों में, बच्चों में। ये किस तरह की उम्र के लोगों में होता है? तो ज्यादातर ये जो डिजीज है ना ये छोटे बच्चों में होता है, ठीक है। चलिए, तो वो रोग का नाम है सेरिब्रल, ठीक है ना, पाल्सी, ठीक है ना। रोग का नाम है सेरिब्रल पाल्सी, है ना। सामान्य तौर पर, ठीक है ना, ये बच्चों में होने वाला रोग है, ठीक है ना, बच्चों में होता है। चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बीसीजी का जो टीका होता है ये बच्चों को कब देना चाहिए, है ना? 1 साल के अंदर, 9 महीने के अंदर, 2 साल के भीतर। बीसीजी का जो टीका होता है ये बच्चों को तुरंत, जन्म की तुरंत बाद, यानी 28, ऐसे माना गया है 28 दिन के अंदर में, ठीक है ना, बच्चों को बीसीजी का टीका दिया जाना चाहिए। लेकिन ऑप्शन में ऐसे 28 दिन और 25 दिन नहीं रहता है ना, जन्म के तुरंत बाद, है ना, 1 साल में नहीं, 2 साल में नहीं। बीसीजी का जो टीका दिया जाता है बच्चों को, है ना, टीबी से बचाव के लिए, ठीक है ना, बीसीजी का टीका टीबी से बचाव के लिए दिया जाता है और ये जन्म के तुरंत बाद दिया जाता है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। चलिए, बीसीजी का टीका, ठीक है ना, जन्म के तुरंत बाद दिया जाना चाहिए। चलिए, हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। हमारा पॉइंट नंबर 5। चलिए देखते हैं, अब हम आगे की बात को देखते हैं। बीएमडी, है ना, बोन मिनरल डेंसिटी। ये बीएमडी जो परीक्षण किया जाता है किस बीमारी का पता लगाने के लिए, ये बीएमडी किया जाता है। देखिए, बोन आ गया, जाहिर सी बात है कि बोन से जो डिजीज होंगे, जो बोन से रिलेटेड जो डिजीज होंगे, उन्हीं के परीक्षण के लिए ना, उन्हीं के जांच के लिए बीएमडी का परीक्षण किया जाता है। तो चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि किस बीमारी की पहचान के लिए, ठीक है ना, सवाल के रूप में है कि किस बीमारी के पहचान के लिए
पहचान के लिए BMD, ठीक है ना, ये पूरा इसका नाम है बोन मिनरल डेंसिटी, ठीक है ना। चलिए इसका जो पूरा नाम है वो है बोन मिनरल डेंसिटी के लिए BMD, है ना, परीक्षण किया जाता है। परीक्षण किया जाता है किस बीमारी का पता लगाने के लिए, है ना, बोन मिनरल डेंसिटी नाम का परीक्षण किया जाता है। तो ये बीमारी है ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है ना, ये बीमारी है ऑस्टियोपोरोसिस। चलिए ये हड्डी की बीमारी है, ठीक है ना। ऑस्टियोपोरोसिस की जांच के लिए BMD का परीक्षण किया जाता है। चलिए अब हम आगे बात को लेके चलते हैं, पॉइंट नंबर 6। ये काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखिए एक दाल है, हालांकि वो अब कई क्षेत्रों में प्रतिबंधित दाल है, खेसारी का दाल, हम लोग अपने भाषा में खेसारी कहते हैं, लेकिन खेसरी उसको कहा जाता है। खेसरी का दाल का अत्यधिक उपभोग करने से यदि कोई व्यक्ति, है ना, अपने युवावस्था में बचपन में खेसारी का दाल काफी खाया हो तो उसको कौन सी बीमारी हो सकती है, तो उस बीमारी का नाम है लेथाइरिज्म, है ना। ये पैरों में विकलांगता ला देता है, जोड़ों में बहुत ज्यादा पेन हो जाता है, एक तरह से आप समझिए कि पैर का जो घुटना है ना, फिर वो काफी पेनफुल हो जाता है वृद्धावस्था में। तो लेथाइरिज्म बीमारी को जन्म देने वाला कौन सा दाल है, दाल का कौन सा किस्म है, तो वह खेसारी का दाल, ठीक है ना। चलिए खेसरी, है ना, इसका शुद्ध हिंदी है खेसरी, खेसरी का दाल, ठीक है ना, के अत्यधिक सेवन से कौन सी बीमारी होती है, कौन सी बीमारी होती है, तो ये बीमारी का जो नाम है वह है लेथाइरिज्म, ठीक है ना। ये बीमारी का नाम है लेथाइरिज्म। ये पैर में विकलांगता लाता है। लेथाइरिज्म क्या करता है, ये पैर में विकलांगता लाता है, पैर में ना बहुत ज्यादा पेन ये पैदा करता है लेथाइरिज्म। चलिए लेथाई, ठीक है ना, रिज्म, ये बीमारी का नाम है लेथाइरिज्म। चलिए हम लोग पॉइंट नंबर 7 पर बात करते हैं, देखते हैं। देखिए यदि शरीर में यूरिक एसिड, है ना, यूरिक एसिड की सांद्रता बढ़ जाए, शरीर में बहुत ज्यादा यूरिक एसिड हो जाए, यूरिक एसिड ज्यादातर प्रोटीन के सेवन से होता है, ठीक है ना। यदि शरीर में बहुत ज्यादा यूरिक एसिड हो जाए तो यूरिक एसिड के बढ़ने से शरीर में क्या होता है, तो गठिया नाम की बीमारी हो जाती है। जहां भी जोड़ होंगे ना, जहां भी जोड़ होंगे वहां वहां आपको पेन होने लगेंगे, वो फूल जाएंगे, ठीक है ना, इसको गठिया कहते हैं। तो बात क्या है कि शरीर में, है ना, बात क्या है कि शरीर में यूरिक एसिड, ठीक है ना, यूरिक एसिड की सांद्रता बढ़ने से, है ना, यूरिक एसिड की सांद्रता बढ़ने से कौन सी बीमारी होती है, ये सवाल के रूप में है, कौन सी बीमारी होती है। तो इस बीमारी का नाम है गठिया, या इसको आप इंग्लिश में गाउट कहते हैं, है ना। आंसर क्या है, गठिया, या आप इसको गाउट कहते हैं। चलिए पॉइंट नंबर हम लोग 8 के बारे में बात करते हैं। देखिए एक बीमारी है, वो बीमारी का एनोस्मिया। एनोस्मिया में क्या होता है, देखिए एनोस्मिया में एक क्या होता है कि इसमें आपको लॉस ऑफ स्मेल हो जाता है, ठीक है ना। किसी चीज को आप गंध नहीं कर सकते हैं, मतलब वो उसका गंध आपके नाक में जाएगा नहीं, आप किसी चीज को सूंघ नहीं सकते हैं। इसका जो लॉस है ना, इसको कहते हैं एनोस्मिया। अभी कोविड के समय में, ठीक है ना, एक लक्षण आया था कोविड 2020 और 21 में, जब कोविड महामारी फैला तो इसमें कई लोगों में ना, मतलब कोई सूंघने की शक्ति खत्म हो गई थी, उनको कोई चीज सूंघने में नहीं आ रहा था। इस प्रॉब्लम को कहा गया है एनोस्मिया। एनोस्मिया में क्या होता है, लॉस ऑफ स्मेल होता है। चलिए बीमारी का नाम है एनोस्मिया। एनोस्मिया में क्या होता है, एनोस्मिया में सूंघने की शक्ति समाप्त हो जाती है, सूंघने की शक्ति, है ना, समाप्त हो जाती है। फिर आपको कोई चीज आपको मतलब सूंघने में नहीं बन पाएगा, समाप्त हो जाती है। इस प्रॉब्लम को कहते हैं एनोस्मिया। चलिए हम लोग बात करते हैं। देखिए दो तरह का मतलब इसको कहिए कि आप, एक है हिस्टेरेक्टोमी, ठीक है ना, गर्भाशय, सर्जरी द्वारा गर्भाशय निकाल देना, महिला के अंदर से गर्भाशय निकाल देने को क्या कहते हैं, ठीक है ना। अगर गर्भाशय में कोई इंफेक्शन हो जाए, कोई तरह का प्रॉब्लम हो जाए, तो डॉक्टर सलाह देता है कि आपको गर्भाशय निकालना होगा, यूटेरस निकालना होगा, ठीक है ना। इसको कहते हैं हिस्टेरेक्टोमी। हिस्टेरेक्टोमी में क्या होता है, एक तरह का ये मेडिकल ऑपरेशन है, ठीक है ना। हिस्टेरेक्टोमी में क्या होता है, चलिए हिस्टेरेक्टोमी, ठीक है ना। चलिए हिस्टेरेक्टोमी में क्या होता है, इसमें गर्भाशय निकाल दिया जाता है सर्जरी द्वारा, है ना, मेडिकल ऑपरेशन द्वारा, है ना, क्या किया जाता है, गर्भाशय निकाल दिया जाता है। तो ऑपरेशन के द्वारा इसमें क्या होता है,
ऑपरेशन के द्वारा, ठीक है ना, यूटेरस है ना, जिसको आप इंग्लिश में यूटेरस कहते हैं, हिंदी में गर्भाशय हो गया, ठीक है ना, इसको निकाल दिया जाता है, वो चलिए निकाल दिया जाता है। ये जो चीज है, ये जो मेडिकल ऑपरेशन है, इसका नाम है हिस्टेरेक्टोमी, निकाल दिया जाता है। चलिए, ये बातें, सारी बातें जो हैं ये प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। हम लोग ऐसा नहीं कि कोई चीज हम लोग ब्लाइंडली पढ़ रहे हैं, ये सारी बातें जो है ना तरह तरह के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत और बहुत वाइटल है। आप इस पूरे वीडियो सेशन को अंत तक देखें। होता है क्या कि शुरू में कुछ बातें इंपॉर्टेंट नहीं होती और अंत में बातें इंपॉर्टेंट होती है, तो हो सकता है कि आप उन इंपॉर्टेंट बातों को मिस कर जाएं यदि आप उसे अगर क्विट करते हैं तो। चलिए पॉइंट नंबर हम लोग 10 में चलते हैं। चलिए, इसी तरह से मेडिकल ऑपरेशन द्वारा, ठीक है ना, ब्रेस्ट हटा देना, ठीक है ना, ब्रेस्ट को निकाल दिया जाना। मान लीजिए कि किसी महिला को ब्रेस्ट कैंसर हो गया है, डॉक्टर क्या करेगा, उस ब्रेस्ट को रिमूव करेगा। तो जो रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट होता है इसको कहते हैं मास्टेक्टॉमी। देखिए, दो तरह का टॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टॉमी आपका हिस्टेरेक्टॉमी है। हिस्टेरेक्टॉमी में क्या होता है, ऑपरेशन द्वारा यूटेरस को निकाल दिया जाता है। चलिए, अब पॉइंट हम लोग 10 चलते। मास्टेक्टॉमी, इस टॉमी का नाम है मास्टेक्टॉमी। मास्टेक्टॉमी में क्या होता है कि ऑपरेशन के थ्रू, सर्जरी के थ्रू है ना, उसको ब्रेस्ट को निकाल दिया जाता है। चलिए, तो ऑपरेशन के थ्रू, ऑपरेशन के द्वारा, ठीक है ना, ब्रेस्ट है ना, ब्रेस्ट निकाल दिया जाना क्या कहलाता है, चलिए निकाल दिया जाता है इसमें, ठीक है ना। क्या होता है मास्टेक्टॉमी में, क्या होता है, ऑपरेशन के द्वारा ब्रेस्ट रिमूव कर दिया जाता है। चलिए पॉइंट नंबर हम लोग 11 में चलते हैं। चलिए, इसके बाद देखिए श्वेत प्लेग है ना, श्वेत प्लेग के नाम से किस बीमारी को जाना जाता है, कौन सा बीमारी जिसको व्हाइट प्लेग कहते हैं। तो चलिए, श्वेत प्लेग के नाम से, श्वेत प्लेग के नाम से है ना किस बीमारी को जाना जाता है, किस बीमारी को जाना जाता है। तो ये जो बीमारी है इसका नाम है टीबी, ठीक है ना। टीबी एक बीमारी है जिसको, ये चूंकि पहले के समय में ना ये महामारी के तौर पर होता था। अगर किसी एक व्यक्ति को टीबी हो जाता था तो पूरे क्षेत्र के लोगों को ये टीबी हो जाने की संभावना रहती थी। ये प्लेग की भांति महामारी होता था, इसलिए इसको व्हाइट प्लेग कहा गया है। चलिए नंबर हम आते हैं, नंबर 12 में आते हैं। देखिए, हम लोग जानते हैं कि मछली के तेल में, ठीक है ना, विटामिन होते हैं और हमें यह देखना है कि कौन से मछली के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो शार्क लिवर और कॉड लिवर, दो तरह का लिवर है, ठीक है ना। शार्क लिवर आयल, शार्क लिवर, देखिए ये क्या है, शार्क लिवर आयल है ना, यानी कि शार्क के लिवर आयल में आप ऐसे समझे में, ठीक है ना, विटामिन ए की मात्रा काफी होती है, विटामिन ए की मात्रा काफी होती है, मात्रा काफी होती है। लीवर आयल, हम लोग जानते हैं कि मछली की लीवर आयल में विटामिन होते हैं, लेकिन किस मछली के विटामिन में, सॉरी लीवर आयल में कौन सा विटामिन होता है, हम लोग ये देख रहे हैं। तो जो शार्क लीवर है उसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है, और जो कॉड लीवर है ना, दो तरह की मछली, एक शार्क लीवर और एक कॉड लीवर। जो कॉड लीवर आयल में होती है ना, उसमें विटामिन डी की मात्रा ज्यादा होती है। चलिए, ये पॉइंट हमारा 13 बनेगा। चलिए, कॉड लीवर आयल, आप इसको ऐसे समझे, कॉड लीवर आयल में विटामिन डी की मात्रा अधिक होती है, या मात्रा मतलब विटामिन डी पाया जाता है, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है ना। शार्क लिवर आयल में विटामिन ए मिलता है और कॉड लिवर आयल में विटामिन डी मिलता है ना। विटामिन डी की मात्रा पाई जाती है, कि काफी मात्रा पाई जाती है। चलिए, सीधा सीधी लिख सकते हैं कि ये विटामिन डी पाया जाता है, विटामिन डी पाया जाता है। तो दो तरह के कॉड लिवर, दो तरह का आयल है फिश लिवर, एक है शार्क लिवर और एक है कॉड लिवर। शार्क लिवर में विटामिन ए की मात्रा होती है ज्यादा और कॉड लिवर में विटामिन डी पाया जाता है। चलिए, हम लोग बात को चलते हैं आगे लेकर के, 14 है ना, हमारा पॉइंट 14 होगा। देखिए, इसमें क्या है कि पानी में कैलोरी की मात्रा कितनी होती है। अगर हम एक गिलास पानी पीते हैं तो एक गिलास पानी में हमें कितना कैलोरी प्राप्त होता है, तो वो होता है 0। वाटर में, वाटर का कैलोरी जो वैल्यू होता है वो 0 होता है, ठीक है ना। चलिए, एक, लेकिन सवाल है, ये एग्जाम्स में सारे सवाल पूछे गए हैं, ऐसा बात नहीं कि कोई बात मनगढ़ंत कहा जा रहा है, ये सारे के सारे बात एग्जाम्स में पूछे गए हैं। एक गिलास पानी पीने में, एक गिलास है ना पानी पीने से,
पानी पीने से, है ना, कितना कैलोरी ऊर्जा मिलता है। चलिए सवाल है कि अगर एक गिलास अगर आप पानी पीते हैं तो कितना कैलोरी ऊर्जा मिलता है, तो वह है शून्य, जीरो, है ना, वह है जीरो, जीरो कैलोरी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। चलिए पॉइंट नंबर आते हैं हम लोग 15 में। कह रहे क्या कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन है, जो हमारे हार्ट बीट को, है ना, नियंत्रित करे। चलिए तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हृदय के धड़कन को नियंत्रित करने वाला, ठीक है ना, हार्मोन कौन सा है भाई, तो ये हार्मोन है आपका थायरोक्सिन। ये हार्मोन है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन जो हार्मोन है वो हमारे हृदय के धड़कन को नियंत्रित करता है। चलिए पॉइंट नंबर हम लोग 16 में आते हैं। चलिए फलों को पकाने में, है ना, फलों को पकने में या पकाने में किस हार्मोन की आवश्यकता होती है, कौन सा प्लांट हार्मोन है जो फलों को पकने में मदद करता है, तो वह इथिलीन, ठीक है ना। चलिए फलों को पकने में मदद करने वाला कौन सा प्लांट हार्मोन है, तो उसका नाम है इथिलीन, ठीक है ना। इथिलीन एक गैस भी है और एक इथिलीन जो है वो प्लांट हार्मोन का नाम भी है, जो कि फलों को पकने में मदद करता है। चलिए हम लोग आगे बात को लेके चलते हैं। देखिए अब कुछ हम लोग और जानवर के बारे में जानेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और ये प्रीवियस एग्जाम्स में सारे के सारे बात पूछे जा चुके हैं। देखिए अब हमारी बात क्या है, हाइड्रोफिश क्या है। हाइड्रोफिश एक समुद्री सांप है जो कि दुनिया का सर्वाधिक जहरीला समुद्री सांप है। चलिए हाइड्रोफिश क्या है भाई, चलिए हाइड्रोफिश, ठीक है ना, एक समुद्री, हालांकि नाम में फिश है लेकिन ये फिश है नहीं, ठीक है ना। हाइड्रोफिश एक समुद्री सांप होता है, समुद्री सांप है, ठीक है ना। चलिए जो दुनिया का सर्वाधिक, है ना, जहरीला सांप है, सर्वाधिक जहरीला सांप है। चलिए हम लोग पॉइंट नंबर 18 में आते हैं। देखिए छिपकली आमतौर पर विषैली नहीं होती है, लेकिन एक ही छिपकली है जो कि विषैली छिपकली है, और वह है हीलोडर्मा, है ना। ये एकमात्र विषैली छिपकली है, जहरीली छिपकली है। चलिए हीलोडर्मा, चलिए हीलोडर्मा के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। हीलोडर्मा एकमात्र, ठीक है ना, जहरीली छिपकली है। चलिए हम लोग पॉइंट नंबर आते हैं 19 की ओर। देखिए वो स्तनधारी, एकमात्र स्तनधारी जो उड़ सकता है वो है चमगादड़, ठीक है ना। चलिए एकमात्र स्तनधारी जो उड़ सकता है वो है चमगादड़, चलिए पॉइंट नंबर हम लोग 20 की ओर मूव करते हैं। ना उड़ सकने वाला पक्षी, वो पक्षी जो नहीं उड़ सकता है, तो दो पक्षी है ना, कीवी तो न्यूजीलैंड का वो तो सिंबल भी है, कीवी न्यूजीलैंड में मिलता है, और है कि एमू, ये दो ऐसे पक्षी है जो उड़ नहीं सकता है। चलिए तो ना उड़ सकने वाला पक्षी, तो ये है, इसका नाम है कीवी और एमू, ठीक है ना, इसका नाम है कीवी और एमू, जो कि उड़ नहीं सकता है। चलिए मेटाथीरिया क्या होता है। देखिए मेटाथीरिया वैसे जानवर होते हैं जो कि इमेच्योर बच्चों को जन्म देते हैं, अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे कि कंगारू का जो बच्चा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जोए कहते हैं, है ना, कंगारू के बच्चे को जोए कहा जाता है। तो कंगारू जो है ना वो जन्म के बाद ना उसको अपने पाउच में रखता है, थैली में रखता है, थैलीनुमा एक संरचना उसके बॉडी में बना रहता है। तो कहने का मतलब है कि मेटाथीरिया कौन होते हैं, मेटाथीरिया वैसे जानवर होते हैं जो कि मतलब अल्प विकसित या इमेच्योर बच्चों को जन्म देते, उनका बच्चा जो होता है ना वो मेच्योर जन्म नहीं लेता है। चलिए तो क्या है ना मेटाथीरिया, ये क्या है मेटाथीरिया, है ना, ऐसे जानवर हैं। मेटाथीरिया क्या है भाई, ऐसे जानवर हैं जो, है ना, इमेच्योर मतलब अपरिपक्व, ठीक है ना, इमेच्योर माना बच्चे को जन्म देते हैं। तो ये भाई कौन ऐसे जानवर है, तो ऐसे जानवर में आता है ना, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल है कंगारू।
कंगारू जो है वो मेटाथीरिया कैटेगरी के जानवर के में आता है, जिसके बच्चे जो होते हैं इमेच्योर जन्म लेते हैं। चलिए अब हमारी अगली जो बात है कि सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन है ना, तो वह है शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन है? जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग जो है ना वो सबसे बड़ा वो जीवित पक्षी है। चलिए हम लोग पॉइंट नंबर आते हैं 23 में। मेसोजोइक है ना, मेसोजोइक युग को रेप्टाइल्स का युग कहा गया है। ठीक है ना, आपको कई तरह का युग पढ़ना है ना, उसमें एक है मेसोजोइक युग है ना। किस युग को है ना रेप्टाइल्स का युग कहा गया है? सवाल किस तरह से, किस युग को है ना रेप्टाइल्स मतलब सरीसृप, रेप्टाइल्स का युग कहा गया है, तो वो है इसका आंसर जो होगा वो होगा मेसो, ठीक है ना, जोइक। जो मेसोजोइक जो युग है ना इसको कहा गया है रेप्टाइल्स का युग कहा गया है। चलिए घटपर्णी एक है ना प्लांट है जो कि कीट खाती है ना, एक प्लांट है ना, आप पढ़े होंगे 6-7 क्लास में। घटपर्णी जिसको पिचर प्लांट भी कहते हैं, ठीक है ना, ये एक ऐसा प्लांट है जो कि कीटों को खाती है। चलिए तो बहुत इंपॉर्टेंट बात, कौन सा प्लांट है ना को हम है ना कीट को खाने वाला प्लांट कहते हैं, कीटभक्षी प्लांट कहते हैं, और उसका नाम है, उसके जो पत्ती है ना, घटपर्णी के जो पिचर प्लांट की जो पत्ती होती है ये कैच कर लेती है इंसेक्ट्स को। तो चलिए घटपर्णी आप ऐसे समझे, घटपर्णी है ना एक कीटभक्षी पौधा है, ठीक है ना, एक कीटभक्षी पौधा है। चलिए हम लोग बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं। देखिए एक मछली है गाम्बुसिया। गाम्बुसिया मछली क्या करती है? ये मच्छर के जो लार्वा हैं जो कि तालाब में या गड्ढे में जो पानी है उसमें जो मच्छर के जो लार्वा जन्म लेते हैं, तो लार्वा ही बाद में चल करके मच्छर होते हैं। यदि लार्वा खत्म हो जाएंगे तो मच्छर की पनपने की समस्या खत्म हो जाएगी। तो मलेरिया के निदान के लिए क्या किया जाना चाहिए? पहले मच्छरों का नाश किया जाना चाहिए। तो जो एडल्ट मच्छर होंगे वो तो कीटनाशक दवा से जाएंगे, लेकिन मच्छर के लार्वे को खत्म करने के लिए है ना गाम्बुसिया नामक मछली का भी प्रयोग किया जा सकता है। ये जो गाम्बुसिया नामक जो मछली है ये लार्वा भक्षण करती है, ठीक है ना। चलिए वैसी मछली जो कि लार्वा भक्षण करती है उसका नाम है गाम्बुसिया, है ना, गाम्बुसिया नाम है इसका, गाम्बुसिया, ठीक है ना। मच्छरों के लार्वा को, ठीक है ना, मच्छरों के लार्वा को भक्षण करती है। कहने का तात्पर्य है कि अगर मलेरिया के निदान के लिए अगर बात किया जाए कि मलेरिया का निदान आप कैसे कर सकते हैं, तो एक तो है कि आप इस मच्छर को आप किल कीजिएगा, और भी कई तरह के उपाय हैं। इसके लार्वा को पनपने नहीं देंगे, तो लार्वा को पनपने नहीं देने के लिए क्या किया जा सकता है? नेचुरल तरीके से क्या किया जा सकता है? तो नेचुरल तरीका है कि गाम्बुसिया, ठीक है ना, गाम्बुसिया मछली को, है ना, गाम्बुसिया क्या है? ये मछली का नाम है, पहले आप ऐसा समझिए। गाम्बुसिया मच्छरों को, लार्वा को भक्षण करती है, जो कि एक मछली है, मतलब गाम्बुसिया क्या है? तो एक मछली का नाम है। चलिए हम लोग पॉइंट नंबर 26 में चलते हैं, ये 25 था, 26 में चलते हैं। चलिए अब एडल्ट जो मच्छर हैं, है ना, एडल्ट मच्छर को मारने के लिए किस कीटनाशक का इस्तेमाल किया जाता है? तो वह डीडीटी, ठीक है ना। चलिए मच्छरों को मारने के लिए है ना प्रयोग में आने वाला कीटनाशक कौन है? प्रयोग में आने वाला कीटनाशक का नाम है, ठीक है ना, डीडीटी, इसका नाम है डीडीटी। चलिए हम लोग बात को हम आगे लेके चलते हैं। देखिए हमारे शरीर में टोटल 20 एमिनो, मतलब आप ऐसे कहें कि एमिनो एसिड, अमीनो अम्ल की संख्या 20 है, जिसमें कि आवश्यक एमिनो अम्ल कहीं कहीं आपको 9 देखने को मिलेंगे, कहीं कहीं आपको 10 देखने को मिलेंगे। मतलब जो आवश्यक एमिनो अम्ल की संख्या जो है वो 10 है। आवश्यक एमिनो एसिड कौन से एसिड होते हैं? जो कि शरीर हमारा संश्लेषण नहीं कर पाता है, तो उन्हें बाहर, है ना, हम लोग आहार के माध्यम से लेते हैं, है ना। वैसे एमिनो एसिड जिसका शरीर संश्लेषण नहीं कर पाता है वो कहलाता है एसेंशियल एमिनो एसिड। और एसेंशियल एमिनो एसिड की पूर्ति करने के लिए भोजन है ना, आहार, मतलब डाइट से आप उसको पूरा करते हैं। चलिए तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एमिनो एसिड की संख्या, है ना। चलिए अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है भाई? अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? चलिए
तो उसकी संख्या 20। और आवश्यक एमिनो अम्ल की संख्या कितनी है, एसेंशियल एमिनो एसिड की संख्या कितनी है, चलिए आवश्यक है ना अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है, तो ये है 10, ये है 10। हालांकि कहीं कहीं आपको 9 भी दिखाई देंगे, चलिए ये 9 10 है ना, लेकिन ऑप्शन इतना क्लोज नहीं देता है। ऑप्शन या तो देगा 9 या तो देगा 10, ऐसा नहीं कि 9 भी देगा 10 भी देगा 11 भी देगा, थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखता है। क्योंकि ये सब बातें जो है ना बहुत मतलब कंट्रोवर्शियल है, आप ऐसा समझिए। कुछ जो अच्छे किताब में आपको संख्या 10 मिलेंगे, कुछ अच्छी किताब में आपको संख्या 9 मिलेंगे, यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना वो डिस्प्यूट टाइप का चीज है। तो क्वेश्चन जो सेटर होते हैं वो भी इस बात को समझते हैं, इसलिए थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखते हैं। अब ज्यादातर सवाल कैसे आएगा, है ना, एसेंशियल इम्यूनिटी की संख्या या तो देगा 6 या तो देगा 10 या तो देगा 14, इस तरह से कुछ दूरी बना के रखता है। अब ऐसा नहीं कि ऑप्शन ए में 9, ऑप्शन 10 में, ऑप्शन बी में 10, ऑप्शन सी में 8, ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखा जाता है। तो चलिए एमिनो अम्ल की संख्या कितनी है, 20 है। आवश्यक एमिनो अम्ल की संख्या कितनी है, 10 है। अच्छा, आवश्यक एमिनो एसिड वो एसिड होते हैं जिसका संश्लेषण हमारा बॉडी नहीं कर पाता है, ठीक है। चलिए क्या हम लोग देखेंगे कि आवश्यक एमिनो एसिड, एसेंशियल इसको कहिए, आवश्यक एमिनो एसिड, एमिनो अम्ल है ना, वैसे अम्ल हैं, वैसे एमिनो एसिड हैं, ठीक है ना। चलिए हैं जिनका संश्लेषण, जिसका निर्माण है ना, जिसका संश्लेषण हमारा शरीर नहीं करता है, हमारा शरीर नहीं करता है, ठीक है ना, इसलिए इसको बाहर से लेना पड़ता है। चलिए किस चीज के संश्लेषण के लिए, है ना, किस चीज के संश्लेषण में एमिनो एसिड की जरूरत पड़ती है, तो वो है प्रोटीन के संश्लेषण में, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए अब हम लोग 28 नंबर की बात को देखते हैं, है ना, किसके संश्लेषण के लिए, किसके संश्लेषण के लिए एमिनो एसिड जरूरी है। चलिए सॉरी, किसके संश्लेषण के लिए एमिनो एसिड जरूरी है, चलिए तो ये जो चीज है वो है प्रोटीन, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रोटीन। चलिए हम लोग बात को हम लोग आगे बढ़ते हैं, 29 में आते हैं। देखिए प्रोटीन की सबसे ज्यादा जरूरत किसको होती है, प्रतिदिन अगर हम डेली कंजम्पशन की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा प्रोटीन की जरूरत किसको होती है, बच्चे को, युवा को, वृद्ध व्यक्ति को, या प्रेग्नेंट महिला को। तो सबसे ज्यादा प्रोटीन की जो जरूरत पड़ती है वो है प्रेग्नेंट महिला को, ठीक है ना। चलिए गर्भवती महिला को सबसे ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। चलिए तो गर्भवती महिला को सबसे ज्यादा, ठीक है ना, प्रोटीन की आवश्यकता होती है, प्रोटीन की आवश्यकता होती है। चलिए अब हम लोग आते हैं पॉइंट नंबर 30 में। देखिए पॉइंट नंबर हमारा 30 क्या कहता है कि कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना, में सबसे जो मीठा जो आपका है, सबसे मीठा जो शुगर है, कार्बोहाइड्रेट में आपको पढ़ना है सैकराइड, डाइसैकराइड, मोनोसैकराइड, है ना, पॉलीसैकराइड, कई तरह के पढ़ने हैं। जो सबसे जो मीठा जो शुगर है वो होता है फ्रुक्टोज, है ना, जो फलों के रस में पाया जाता है, ठीक है ना। चलिए सबसे मीठा आपका शुगर का नाम क्या है, चलिए तो वह फ्रुक्टोज, सबसे मीठा शुगर है कौन है, वह फ्रुक्टोज। चलिए ये फ्रुक्टोज है ना, ये सबसे मीठा जो शुगर है फ्रुक्टोज है, जो नेचुरल तौर पर जो अकर होता है। ये फ्रुक्टोज कहाँ पाया जाता है, ये जो फ्रुक्टोज होता है वो फलों में पाया जाता है। चलिए पॉइंट नंबर 1 है, ठीक है ना, फ्रुक्टोज की प्राप्ति कहां पर होती है, तो फलों में। फ्रुक्टोज की प्राप्ति, ठीक है ना, फलों में होती है, फलों में होती है। चलिए एक फल है जिसमें कि फ्रुक्टोज नहीं मिलता है और वह है अंगूर। अंगूर में ना ग्लूकोज होता है, एक अपवाद स्वरूप एक अंगूर ही है जिसमें फ्रुक्टोज नहीं पाया जाता है। चलिए एक फल जिसमें कि फ्रुक्टोज नहीं पाया जाता है वह है अंगूर। चलिए अंगूर में है ना फ्रुक्टोज नहीं पाया जाता है,
ठीक है ना, नहीं पाया जाता है। इसमें ग्लूकोज मिलता है, इसमें है ना ग्लूकोज मिलता है। चलिए, किसका प्रयोग हम इंस्टेंट एनर्जी के लिए करते हैं? अगर तुरंत एनर्जी चाहिए हम क्या खाएंगे? केला खाएंगे, सेब खाएंगे, पनीर खाएंगे। यदि हमें इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो किस चीज का सेवन बेस्ट समझा जाता है? तो वो होता है ग्लूकोज, है ना, जो कि शरीर में ये तुरंत डाइजेस्ट हो जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति को, किसी एथलीट को, किसी खिलाड़ी को इंस्टेंट अगर एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो ये एनर्जी मिलता है ग्लूकोज से। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है ना। ग्लूकोज, ग्लूकोज का प्रयोग, ठीक है ना, इंस्टेंट एनर्जी, इंस्टेंट मतलब तुरंत, इंस्टेंट मतलब तुरंत, इंस्टेंट एनर्जी के स्रोत के रूप में करते हैं, स्रोत के रूप में करते हैं। चलिए, ये आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है। चलिए आते हैं 34 में। किस, है ना, किसको? कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को या वसा को, है ना, फ्यूचर फूड के रूप में देखा जाता है। तो फ्यूचर फूड के रूप में देखा जाता है वसा को, ठीक है ना। फ्यूचर फूड, भविष्य का जो भोजन है ना, यही वसा जो है वो ब्रेक होता है। इसमें आपको डिटेल की ओर जाना होगा, अभी हम लोग 1 की ओर है और अपने टॉपिक एकदम एकदम सटे हुए हैं। चलिए, ठीक है ना। तो किसका प्रयोग, सवाल है किसका प्रयोग फ्यूचर फूड के रूप में किया जाता है, भविष्य के भोजन के रूप में किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग, प्रोटीन का प्रयोग, वसा का प्रयोग, किसका प्रयोग फ्यूचर फूड के रूप में किया जाता है? तो वह है वसा। चलिए, वसा का प्रयोग, वसा का प्रयोग, है ना, फ्यूचर फूड के रूप में करते हैं। भविष्य का भोजन, है ना, फ्यूचर फूड के रूप में करते हैं। चलिए, पॉइंट नंबर 35। चलिए, अब हम लोग पॉइंट नंबर 35 की बात करते हैं। देखिए, हमारा अगली बात क्या है कि प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण करने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन था? ठीक है ना, प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण करने वाला प्रथम वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना। बहुत इंपॉर्टेंट बात। चलिए, प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण करने वाला, संश्लेषण करने वाला, है ना, वैज्ञानिक का नाम था, क्या था? तो हरगोविंद खुराना। ये भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे, हरगोविंद खुराना। चलिए, बायोलॉजी के पिता किसको कहते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, ये दोनों के पिता माना जाता है अरस्तु को, एरिस्टोटल। चलिए, फादर ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी, ठीक है ना, इन दोनों के पिता माना जाता है किसको? है ना, एरिस्टोटल, जिसका हिंदी नाम अरस्तु है, एरिस्टोटल, सॉरी, ठीक है ना, ये माना जाता है एरिस्टोटल को, जिसको हम लोग, है ना, हिंदी में अरस्तु भी कहते हैं। चलिए, हम लोग आगे बात को बढ़ाते हैं। चलिए, पॉइंट नंबर है 37, है ना, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, है ना। ये किताब जो लिखा था, ये किसने लिखा था? तो चार्ल्स डार्विन ने। ये चार्ल्स डार्विन का एक बहुत ही फेमस किताब है, उसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। और इन्होंने ही ना लॉ ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दिया था, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, लॉ ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के जनक। चलिए, लॉ ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन के जनक किसको माना जाता है? चलिए, तो लॉ ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का जो फादर है या जनक है या उसका प्रणेता है, जो भी है, प्रोपाउंडर है, वो माना जाता है चार्ल्स डार्विन को, वो माना जाता है चार्ल्स डार्विन को। चलिए, पॉइंट नंबर हम लोग 38 में मूव करते हैं। लॉ ऑफ जेनेटिक्स, है ना, जेनेटिक्स के फादर किसको माना जाता है? तो है जॉर्ज मेंडल, है ना, मेंडल को माना जाता है कि ये थियोरी, ये है ना, जेनेटिक्स के फादर हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहते हैं? चलिए, फादर ऑफ जेनेटिक्स, है ना, मेंडल को कहा जाता है ना, इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं कि, चलिए, पॉइंट नंबर हमारा 39 है। चलिए, इसमें हम कहते हैं कि जैसे कि हमें कहना है कि लाइकेन क्या होता है। लाइकेन क्या होता है? तो लाइकेन जो कवक और शैवाल, है ना, मिलकर के लाइकेन बनाते हैं। चलिए, लाइकेन जो होता है, लाइकेन किसका बना होता है? तो लाइकेन बना होता है कवक और शैवाल,
कवक और शैवाल मिला करके लाइकेन बनाते हैं, ठीक है ना। चलिए, और संसार का सबसे जीवित पौधे में सबसे लंबा पौधा कौन है, तो है यूकेलिप्टस, ठीक है ना। यूकेलिप्टस का पौधा सबसे लंबा पौधा है, सबसे ये बड़ा पौधा है, आप ऐसे समझिए। तो चलिए 40 नंबर हमारा पॉइंट क्या है कि संसार का सबसे लंबा वृक्ष क्या नाम क्या है, संसार का सबसे लंबा जो वृक्ष है और इसका नाम है यूकेलिप्टस, है ना, यूकेलिप्टस, आप इसको पढ़ेंगे यूकेलिप्टस, ठीक है ना, जो कि संसार का ये सबसे लंबा पौधा है। तो बच्चों आज का हमारा ये वीडियो सेशन में ये सारी बातें हुई, तो एक बार बात को हम लोग फटाफट रिकैप कर लेते हैं, है ना, एक बार दोबारा इसको एक बार समझ लेते हैं सारी बातों को। चलिए क्या कहा गया है, देखिए बीमारियां तो कई तरह से फैलती हैं, वो आपको बताया जा चुका है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि दूषित जल और भोजन से फैलने वाले जो बीमारी है, इसमें 4 बीमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइफाइड, डायरिया, कॉलरा और पेचिस। चलिए हम लोग पॉइंट नंबर 2 में आते हैं, पोलियो वायरस शरीर में कैसे प्रवेश करता है, तो ये भी प्रवेश करता है दूषित जल और भोजन से। चलिए सेरिब्रल पाल्सी, जहां सेरिब्रल आ गया वहां समझिए कि वो मस्तिष्क से संबंधित है। सेरिब्रल पाल्सी जो है ना आमतौर पर बच्चों में होने वाला, बच्चों में होता है, और ये क्या है, यह एक मानसिक विकार है, मानसिक बीमारी है। सेरिब्रल पाल्सी क्या यह एक मानसिक विकार है, मतलब विकार का मतलब बीमारी है, ठीक है ना, आप इसको याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सेरिब्रल पाल्सी एक मेंटल डिसऑर्डर है जो कि आमतौर पर बच्चों में होता है। चलिए बीसीजी का टीका जन्म के तुरंत बाद दिया जाना चाहिए, हालांकि 28 डे के भीतर में इसका दिया जाना रिकमेंडेड होता है। चलिए पॉइंट नंबर 5 में आते हैं, किस बीमारी के पहचान के लिए बीएमडी बोन मिनरल डेंसिटी, है ना, परीक्षण किया जाता है, तो यह ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस एक हड्डी की बीमारी है, ऑस्टियो जहां लगा वहां समझिए कि हड्डी वाली बात होगी ही, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑस्टियो जहां लगा वहां हड्डी वाली बात होगी। तो हड्डी के जो बीमारी होती है ऑस्टियोपोरोसिस, इसके जांच के लिए बीएमडी परीक्षण किया जाता है। चलिए खेसारी का दाल, या उसको खेसरी के दाल भी कहते हैं, कि अत्यधिक सेवन से कौन सी बीमारी हो सकती है, तो ये बीमारी का नाम है लेथायरिज्म। ये बीमारी, है ना, में क्या होता है कि जो पैर का जो जोड़ है, जो घुटना है, एकदम पेनफुल हो जाते हैं, एकदम स्वेल कर जाएगा, और ये पैर में विकलांगता ला देगा, एक तरह से पैर में विकलांगता ला देगा। चलिए शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाए, यूरिक एसिड की सांद्रता बढ़ जाए तो क्या होगा भाई, गठिया आपको हो जाएगा, जोड़ों का दर्द हो जाएगा, है ना, जो घुटने होंगे, टखने होंगे, सस्वेल कर जाएंगे, और वो भी पेनफुल होता है। चलिए एनोस्मिया में सूंघने की शक्ति समाप्त हो जाती है, कोविड के दौरान ये लक्षण फिर कई लोगों में देखा गया कि उनके सूंघने की शक्ति समाप्त हो गई है, इसको कहा गया एनोस्मिया कहा गया है। चलिए हिस्टेरेक्टोमी क्या होता है, देखिए ये मेडिकल ऑपरेशन है, इसमें क्या होता है ना, यूटेरस में भी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो यूटेरस को जो रिमूव किया जाता है इसको कहते हैं हिस्टेरेक्टोमी। चलिए इसी तरह से पॉइंट नंबर हम लोग 10 में है, पॉइंट नंबर हम लोग 10 में मास्टेक्टोमी क्या होता है, इसमें ऑपरेशन के द्वारा ना ब्रेस्ट निकाल दिया जाता है, स्तन हटा दिया जाता है। चलिए श्वेत प्लेग के नाम से किस बीमारी को जाना जाता है, तो टीबी को। टीबी भी प्लेग की तरह, प्लेग एक महामारी का नाम है, ठीक है ना। अब प्लेग किससे फैलता है, तो चूहा से फैलता है। तो टीबी भी पहले के समय में, आज तो ठीक है मेडिकल एडवांसमेंट बहुत ज्यादा हो गया है, तो टीबी को नियंत्रित किया जा सकता है, नहीं तो पहले के समय में ना टीबी एकदम महामारी का रूप धारण कर लेता था, पूरा के सभी, मतलब आप ऐसा समझिए कि एक व्यक्ति के बीमार होने से ना कई लोग इसके चपेट में आ जाते थे। चलिए अब हम लोग ये जानते हैं कि लीवर आयल, जो फिश के लीवर में उसके आयल में ना विटामिन मिलते हैं, लेकिन किस फिश के लीवर आयल में कौन सा विटामिन मिलता है, तो 2 तरह का है, शार्क फिश और कॉड फिश, ठीक है ना। शार्क लिवर आयल में विटामिन ए की मात्रा ज्यादा होती है, और कॉड लिवर आयल में विटामिन डी की मात्रा ज्यादा होती है। चलिए 1 गिलास यदि पानी पीने से आपको कैलोरी कितना एनर्जी मिलता है, तो उसका वैल्यू है 0। चलिए हम लोग पॉइंट में 15 आते हैं, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन का नाम है क्या है, थायरोक्सिन है, ठीक है ना। थायरोक्सिन जो है वह हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। चलिए फलों को पकने में, है ना, मदद करने वाला हार्मोन का नाम है इथिलीन है, ये प्लांट हार्मोन है। हाइड्रोफिश क्या है भाई, तो एक समुद्री सांप है जो दुनिया का सर्वाधिक जहरीला सांप है। चलिए 18 नंबर, पॉइंट नंबर 18 में आते हैं, हिलोडर्मा क्या एकमात्र जहरीली छिपकली है। चलिए एकमात्र स्तनधारी जो उड़ सकता है उसका नाम है चमगादड़। चलिए आइएगा, न उड़ सकने वाले पक्षी का नाम क्या है, कीवी और एमू, है ना। न्यूजीलैंड में तो वहां के प्लेयर्स को कीवी प्लेयर्स भी कहा जाता है। मेटाथीरिया क्या होता है, मेटाथीरिया एक ऐसे जानवर का नाम है जो कि इमेच्योर बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे कंगारू।
कंगारू जो होते हैं ना, उनके बच्चे जो होते हैं अल्प विकसित होते हैं, बाद में पाउच में वो विकास उनका होता है। चलिए, सबसे बड़ा जीवित पक्षी का नाम है शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच। चलिए, किस युग को रेप्टाइल्स का युग कहा गया? तो वो युग का नाम है मेसोजोइक। ये सारी के सारी बातें है ना, ये एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। घटपर्णी एक एक कीट भक्षी पौधा का नाम है, ठीक है ना, जो कि कीटों को खाता है। चलिए, गाम्बुसिया क्या है? तो मच्छरों के लार्वा का भक्षण करने वाला एक मछली है। चलिए, आते हैं 26 में। ये बात 25 तक हुआ था, 26 में आते हैं। मच्छरों को मारने में प्रयोग आने वाले कीटनाशक का नाम है क्या? डीडीटी है। चलिए, अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है भाई? टोटल 20 है। आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? 10 है। हालांकि कहीं कहीं आपको 9 भी देखने को मिलेंगे। चलिए, आवश्यक अमीनो अम्ल कौन से होते हैं जिनका है ना हमारा बॉडी संश्लेषण नहीं कर सकता है? चलिए, किसके संश्लेषण के लिए अमीनो एसिड जरूरी है? तो वह है प्रोटीन। चलिए, आते हैं 29 में। गर्भवती महिला को सबसे ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है। यदि कहा जाए कि एक बालक को, हालांकि बालक को भी प्रोटीन चाहिए, वो उसके हेल्थ के लिए प्रोटीन चाहिए, लेकिन सर्वाधिक जो जरूरत पड़ती है वो है प्रेग्नेंट महिला को। सबसे मीठा शुगर का नाम है फ्रुक्टोज, ठीक है ना, वो सुक्रोज से भी मीठा होता है नेचुरल तौर पर। फ्रुक्टोज की प्राप्ति फलों में होती है। फ्रुक्टोज हमें कहाँ मिलेगा? तो फ्रूट में। लेकिन अंगूर एक ऐसा प्लांट है ना, एक ऐसा फ्रूट है जिसमें कि कोई भी फ्रुक्टोज नहीं होता है, इसमें ग्लूकोज मिलता है। चलिए, आते ग्लूकोज का प्रयोग इंस्टेंट एनर्जी के स्रोत के रूप में करते हैं। यदि आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, तुरंत एनर्जी चाहिए, तो ग्लूकोज जो है ना वो बेस्ट माध्यम है। चलिए, वसा का प्रयोग हम लोग फ्यूचर फूड के रूप में करते हैं। आते हैं प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण करने वाला प्रथम वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना। फादर बायोलॉजी जूलॉजी किसको माना जाता है? एरिस्टोटल, जिसको हम अरस्तु भी कहते हैं। लॉ ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के प्रणेता कौन थे? तो चार्ल्स डार्विन थे। चलिए, लॉ ऑफ जेनेटिक्स फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहा गया है? तो जॉर्ज मेंडल को कहा गया है। लाइकिन क्या होता है? तो कवक और शैवाल का जो कॉम्बिनेशन होता है वो लाइकिन कहलाता है। और संसार का सबसे लंबा जो वृक्ष है वो यूकेलिप्टस होता है। तो बच्चों, आज का हमारा वीडियो सेशन में बात इतना ही। ये सारी बातें आपके आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। आप इस पूरे वीडियो को देखिए। अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली आप सब्सक्राइब कर ले। आप इस वीडियो को लाइक करें, सब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे फैलाएं। यही आपका छोटा सा प्रयास हमारे लिए एक बड़ा मोटिवेशन का काम करेगा। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।